नमस्कार मित्रों। मित्रों, आज हम लोग थोड़ा संसाधन एवं विकास जो प्रथम चैप्टर था ज्योग्राफी का क्लास 10th का, उसी के विषय में हम लोग कल कुछ चीज़ों पे हमने चर्चा किया था। आज मित्रों फिर हम जो छूटे हुए उसमें टॉपिक हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, हम संसाधनों का विकास मित्रों बात करेंगे। संसाधनों के विकास के विषय में संसाधनों का विकास सबसे बड़ी चीजें यह है कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं ज्यादा से ज्यादा उसमें इस समय ह्रास होते जा रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों में ह्रास होते जा रहे हैं, कमी होती जा रही है, और जो मानवकृत संसाधन है उसमें वृद्धि होती जा रही है, वो डेवलप होते जा रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा उसका विकास हो पा रहा है। तो मित्रों, हम मानव संसाधन के विकास के लिए, मानव संसाधन के विकास के लिए हम प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास करते जा रहे हैं मित्रों। अब बात करते हैं मित्रों, पहली बात तो इसकी जो मुख्य समस्याएं हैं कैसे पैदा हो गई इनके ह्रास होने की, तो बात करते हैं। जैसे पहला, कुछ व्यक्तियों के लालच में संसाधनों का ह्रास, ज्यादा से ज्यादा लालच बस कि हमें ये कर लेना है, वो हो जाना है, तो हम ज्यादा से ज्यादा उसका ह्रास कर रहे हैं। फैक्ट्रियों उद्योग धंधों को लगा करके हम जलों का ह्रास कर रहे हैं जो प्राकृतिक संसाधन है, वायु का ह्रास कर रहे हैं जो प्राकृतिक संसाधन है, हम मृदा का ह्रास कर रहे हैं जो प्राकृतिक संसाधन है। तो मित्रों, ये जो संसाधन है हमारे प्राकृतिक संसाधन, इनका ह्रास हम करते जा रहे हैं लालच बसा करके। दूसरी बात करते हैं मित्रों, संसाधन जो समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में है और ज्यादा से ज्यादा उसका उपभोग कर रहे हैं, जिससे संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ह्रास होता जा रहा है। तो मित्रों, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि एक निश्चित हाथ में होने का कारण भी संसाधनों का ह्रास का मुख्य कारण है। अब बात करते हैं दूसरा, संसाधनों का अंधाधुंध शोषण। वैश्विक परिस्थिति में संकट पैदा हो गया है। जो अंधाधुंध शोषण किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा उपभोग, ज्यादा से ज्यादा उपयोग, लकड़ियों को काटा जा रहा है, वनों को काटा जा रहा है, परिवहन संसाधन का विकास किया जा रहा है, भवनों का निर्माण किया जा रहा है, खेती योग्य बनाया जा रहा है, उसका ज्यादा से ज्यादा ह्रास प्राकृतिक संसाधनों का किया जा रहा है, जिससे हमारे लिए एक संकट की स्थिति पैदा हो गई है मित्रों। अब बात करते हैं हम, पहली बात तो सतत पोषणी विकास क्या होता है। बात करते हैं सतत पोषणी विकास मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सतत पोषणी विकास जो है मित्रों, इसके विषय में हम बात करते हैं मित्रों। जो सतत पोषणी विकास है मित्रों, सतत पोषणी विकास का मतलब ये होता है कि हम पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए हुए भी हम अपने विकास के पथ पर अग्रसर होते जा रहे हैं। होते जाना ही हमारा सतत पोषणी विकास होता है। उससे हमको पोषण भी होता है हमारा, और हमारा विकास भी होता जा रहा है। समस्याएं उत्पन्न नहीं होती है, प्रदूषण नहीं होता है, और हमारे विकास भी होते जा रहे हैं। सतत पोषणी विकास का मित्रों यही एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है। अब बात करते हैं वर्तमान में विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों को आवश्यकता की अवहेलना न करे। जो सतत पोषणी विकास है, हम ऐसा विकास करें कि भविष्य में जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं उनको समस्याएं न झेलनी पड़े इस विकास से। जैसे हम ज्यादा से ज्यादा पौधों को काट रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे लगा रहे हैं, और जिससे ऐसा विकास कर रहे हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी हमारी वायु के लिए तरसेगी, उसको समस्याएं होंगी। जल का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, उद्योगों के द्वारा उसको नष्ट कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ी हमारे उसके लिए समस्याएं झेलेंगे। तो ये हमारा सतत पोषणी विकास नहीं हुआ मित्रों। सतत पोषणी विकास वो है कि जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लाभदायक हो, कोई समस्याएं उत्पन्न न करें और हमारा विकास होता जाए। तो मित्रों, ये सतत पोषणी विकास होता है। अब बात करते हैं हम रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था मित्रों, ये 1992 में हुआ था। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन
रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। रियो डी पृथ्वी सम्मेलन 1992। मित्रों ये जो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन हुआ ये 1992 में हुआ। 1992 में कहाँ? रियो डी जेनेरो में। और रियो डी जेनेरो है कहाँ? ये है ब्राजील में। ब्राजील का एक बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है रियो डी जेनेरो मित्रों। और रियो डी जेनेरो जो है ये कहवा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है और इसे कहवा की मंडी कहा जाता है। ये इसी रियो डी जेनेरो का एक क्षेत्र साओ पोलो। तो बात करते हैं हम रियो डी जेनेरो की, मुख्य बात करते हैं रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो में मित्रों जून 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ और इस पृथ्वी सम्मेलन में इस सम्मेलन का राष्ट्राध्यक्ष था वो ब्राजील था। ब्राजील देश जो है वो इसका राष्ट्राध्यक्ष था। अब बात करते हैं मित्रों प्रथम इसमें जो व्यवस्थाएं थी इसकी क्या निष्कर्ष निकले। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो सम्मेलन हुआ था ये इसी समय हुआ था मित्रों। ये सम्मेलन जो था ये इसी समय यहाँ ब्राजील में हुआ था और ये पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। पर्यावरण जो हमारा है इसको संरक्षित करने के लिए और सामाजिक आर्थिक विकास का हल ढूंढने के लिए किस प्रकार हम इसके हल को ढूंढ सकते हैं कि जो ये समस्याएं पर्यावरण का समस्या हो रहा है ये हमारी समस्याएं उत्पन्न न हो मित्रों। अब बात करते हैं हम सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और वैश्विक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। एक घोषणा पत्र बना और उस पे हस्ताक्षर किया गया। वहां पे जितने भी देश उस देश के राष्ट्राध्यक्ष उस सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे वो एक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किए जिसे मित्रों हम कहते हैं एजेंडा 21। उसी घोषणा पत्र को एजेंडा 21 कहते हैं। अब बात करते हैं मित्रों एजेंडा 21 है क्या और इन सब ने उस पर सहमति जताई। इन सब ने इस पे सहमति जताई रियो डी जेनेरो पे। रियो डी जेनेरो जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अब इसमें बात करते हैं मित्रों हम एजेंडा 21। एजेंडा 21 जो है मित्रों हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एजेंडा 21 है जो मित्रों एजेंडा 21 की बात करते हैं मित्रों। ये एजेंडा 21 जो है ये पृथ्वी सम्मेलन में ही हुआ था। वहां रियो डी जेनेरो का जो सम्मेलन हुआ 1992 में वहीं पे। और एजेंडा 21 में मित्रों बात करते हैं हम ये रियो डी जेनेरो में जो सम्मेलन हुआ था वहां पे जो संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए गए थे उन देशों के जो देश उसमें सम्मिलित हुए थे उसी हस्ताक्षर को एजेंडा 21 कहा गया। इसमें मित्रों मुख्य रूप से बात करते हैं हम ये इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना था। भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना था मित्रों ये एजेंडा 21 का। और यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों सबके हित के लिए वो कार्यसूची शामिल की गई थी जो एजेंडा 21 था कि समान सभी देशों के लिए सभी लोगों के लिए ये हित हो। अब बात करते हैं हम और इसकी पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय सहयोग किया जा सके। इससे पर्यावरणीय जो है क्षति न हो सके। सभी लोगों का सभी देश का उसमें सम्मिलन सहयोग होना चाहिए जिससे पर्यावरण को प्रदूषित न किया जा सके पर्यावरण संरक्षित किया जा सके। और इस चीजों को लेकर के गरीबी और देशों जो गरीबी और रोगों से निपटने के लिए एजेंडा 21 पे सभी लोगों ने हस्ताक्षर किया और सब एक दूसरे के सहयोग में सहभागिता निभाने के लिए इस एजेंडा 21 को पास किया। एजेंडा 21 को बनाया गया जो रियो डी जेनेरो में ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन के समय हुआ था। इस पे सब लोगों ने हस्ताक्षर किया मित्रों यही हमारा एजेंडा 21 था। अब बात करते हैं हम भारत में संसाधन नियोजन इसको हम मित्रों बात करते हैं। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है।
संसाधन नियोजन जो है एक जटिल प्रक्रिया है, और यह जटिल प्रक्रिया जिसमें निम्नलिखित सोपान है। पहला क्या है, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। जो विभिन्न संसाधन है उनकी पहचान किया जा सके और उनकी तालिका बनाया जा सके। संसाधनों को नियोजन करने के लिए, नियोजित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, संयोजित करने के लिए, और उसके बाद इनका इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना। जो प्रक्रियाएं हैं नियोजन करने के लिए उसको संरक्षित किया जा सके, सर्वेक्षित किया जा सके, और उसका मानचित्र के माध्यम से उसको दिखाया जा सके कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या संसाधन नियोजित हैं। अब बात करते हैं दूसरा मित्रों, इसके मात्रात्मक अनुसंधान और मापन भी किए जाने चाहिए। अब बात करते हैं दूसरा, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल, और मित्रों बात करते हैं संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना चाहिए। और तीसरा, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना चाहिए। तो जो संसाधन विकास योजनाएं हैं और राष्ट्रीय विकास योजनाएं हैं उनमें समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए मित्रों। अब मित्रों बात करते हैं हम बात करते हैं जो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं। हम एक चीजें यहाँ पे मुख्य जो कंपटीशन में बार बार पूछता है मित्रों, इसके विषय में बात करें। हम राष्ट्रीय संसाधन के विषय में कुछ बात करना चाहते हैं। राष्ट्रीय संसाधन वो है मित्रों जो हमारे राष्ट्र के अंतर्गत आता है, जो देश के अंतर्गत आता है। जैसे हमारे रेलवे लाइन, ये राष्ट्रीय संसाधन है। रेलवे लाइन, भूमि अधिग्रहण क्षेत्र, खनिज पदार्थ, ये हमारे राष्ट्रीय संसाधन है मित्रों। और ये सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन संसाधन, रासायनिक और सीमाओं के अंतर सारी भूमि जो भी है ये हमारे राष्ट्रीय संसाधन है। और मित्रों ये 1200 समुद्री मील जो है, 1200 समुद्री मील मतलब 22.2 किमी तक महासागरीय क्षेत्र भी हमारा क्या है, 22.2 किमी, 22.2 किमी, 22.2 किमी मित्रों, 22.2 किमी तक जो हमारे देश से 22.2 किमी तक हमारे देश के तटीय क्षेत्र से मित्रों, हमारे देश के तटीय क्षेत्र, जैसे मित्रों बात करते हैं हम, ये अपना देश है। अब बात करते हैं हम कि ये अपने देश के, ये अपना देश है और इस देश के ये जो भाग है मित्रों, ये 200 किमी तक, ये जो है ये 22.2 किमी तक, 22.2 किमी तक का जो क्षेत्र है ये हमारा ये राष्ट्रीय संसाधन के रूप में आते हैं मित्रों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम तटरेखाएं, जो समुद्री मील की दूरी है 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील है, समुद्री मील, ये मित्रों समुद्री मील, 200 समुद्री मील जो मित्रों हमारे ये हमारे राष्ट्रीय सीमाएं हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है, इसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इतने दूरियों तक जो वस्तुएं हमें प्रदान होती हैं, खनिज संसाधन हो, तेल का भंडारण हो या अन्य जो है, ये हमारा राष्ट्रीय संसाधन है मित्रों। 200 समुद्री मील तक का क्षेत्र जो होता है वो हमारे देश के अंतर्गत आता है मित्रों। अब बात करते हैं हम मित्रों, सतत पोषणी विकास मैंने बता ही दिया है। पवन ऊर्जा मैंने बता ही दिया। पवन ऊर्जा क्या होता है? पवन ऊर्जा के क्षेत्र में मित्रों सबसे ज्यादा धनी जो है इस समय गुजरात है। ज्वारी ऊर्जा और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान है, राजस्थान भी है मित्रों पवन ऊर्जा और ज्वारी ऊर्जा के क्षेत्र में। अब बात करते हैं हम थोड़ा कि जो भू संसाधन है, भू संसाधन क्या है? अब भू संसाधन मित्रों जो भूमि, जो पृथ्वी है वो हमें संसाधन के रूप में किस प्रकार हमारे द्वारा प्रयोग किया जाता है, उसे हम भू संसाधन कहते हैं। भू संसाधनों में मित्रों हमारा 43%, देखिए अब बात करते हैं हम भू संसाधनों की, तो भू संसाधन को हम जो प्रयोग करते हैं मित्रों, ये हमारा ये हमारा जो एरिया है ये हमारा 100% है, और 100% में से मित्रों ये हमारा 43%, 43% क्या है? 43% हमारा क्या है?
मैदान है, मैदानी भाग है मित्रों। 43% मित्रों हमारा मैदानी भाग है। 43% मित्रों क्या है, मैदानी भाग है। और उसके बाद हमारा 27% जो है क्या है, वो 27% हमारा पठार है। ये पठार जानते हैं मित्रों, 27% पठार 27% हमारे भारत में, 27% पठार और 43% मैदानी क्षेत्र है मित्रों हमारे भारत में। और 30% जो हमारा क्या है, वो है पर्वत है। 30% मित्रों क्या है, पर्वत। यानी हमारे पूरे देश के जो सीमाएं हैं, पूरे देश की मानचित्र है, उसमें 43% मैदानी क्षेत्र है जहां पे हम गहन कृषि कार्य करते हैं मित्रों। हमारे द्वारा ज्यादा से ज्यादा अनाज उत्पादन किए जाते हैं। और 27% मित्रों पठारी क्षेत्र है जहां पे हम कम मात्रा में अनाज उत्पादन करते हैं। जैसे दक्षिण भारत का एरिया जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मित्रों पठारी एरिया है। अब बात करते हैं 30% पर्वतीय एरिया है, जो हमारा हिमालय और अरुणाचल प्रदेश और असम का थोड़ा सा भाग है, और नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय का क्षेत्र है मित्रों, ये ज्यादा से ज्यादा पर्वतीय क्षेत्र है। और राजस्थान का कुछ भाग है जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है। तो मित्रों ये हमारे क्षेत्र हैं जो जिनका विभाजन किया गया है भू संसाधन में। ये भू आकृतिक संसाधन के क्षेत्र है हमारे भारत के मित्रों। अब बात करते हैं हम इसमें, इस भू आकृतिक संसाधनों में मित्रों, पहली बात तो हम बंजर भूमि क्या होता है, और हमारा गैर कृषि भूमि क्या होता है, और कृषि बंजर तथा कृषि भूमि क्या होता है, गैर कृषि भूमि क्या होता है, और क्या होता है अस्थायी चरागाहें तथा बांगर भूमि क्या होती है, गोचर भूमि क्या होती है। इन सब के विषय में अध्ययन करेंगे। विविध वृक्षों, फल, फसलों तथा उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र जो मित्रों, बात करते हैं हम पहली बात तो बंजर भूमि क्या होता है। बंजर भूमि वो जहाँ पे हम 2-3 सालों से कृषि कार्य किए नहीं होते हैं, वो हमारा होता है बंजर भूमि। अब बात करते हैं जो चरागाह भूमि होता है, गैर कृषि योग्य भूमि जो होता है। पहली बात तो हम चरागाह भूमि की बात करते हैं, गोचर भूमि की बात करते हैं, जहाँ पे पशु की चराई की जाती है, जिसे चरागाह कहा जाता है। जहाँ पे हम पशुओं को चराने का कार्य करते हैं वो हमारा चरागाह भूमि होता है मित्रों। घास के मैदान वाले क्षेत्र है वो चरागाह भूमि है। अब बात करते हैं हम गैर कृषि, जहां पे कृषि कार्य नहीं किया जाता, अन्य उपयोग में लाया जाता है भूमि को संसाधन के रूप में, वो हमारा गैर कृषि संसाधन है। जैसे हम जल के उपयोग के लिए संसाधन का प्रयोग करते हैं, वहां का भूमि जो है हमारा वो जल संसाधन का उपयोग किसी कार्य में नहीं प्रयोग किया जाता। दूसरी बात, हम उद्योग के लिए जो भूमि का प्रयोग करते हैं, फैक्ट्रियों के लिए जो भूमि का प्रयोग करते हैं, शिक्षा व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए जो भूमि का प्रयोग करते हैं मित्रों, ये हमारा क्या है, गैर कृषि भूमि है। यहाँ पे हम कृषि कार्य नहीं करते हैं और तब पर भी वो भूमि हमें संसाधन के रूप में कार्य करता है, वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको और आगे टॉपिक को पढ़ाने की कोशिश करेंगे मित्रों। अब मैंने अभी आप लोग को सोचा है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे डिस्क्राइब न करके जो चीज़ें हैं, क्योंकि टाइम लगेगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करें कि मानचित्र या चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करें, क्योंकि ओरली पढ़ाने का मतलब यह है कि दिक्कतें ज़्यादा बढ़ेंगी, और आप इसको देखेंगे तो इसके थ्रू आप आसानी से उसको समझ सकते हैं मित्रों। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें, और जितने मित्रों आप लोगों के 10th क्लास के पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और उनको बताएं कि ज्योग्राफी SST की ज्योग्राफी की जो क्लास है वो संचालित कर दी गई है। ठीक, नमस्कार मित्रों।